गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9-1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं इसी चैप्टर पर गांधी जी का इंट्रोडक्शन कराया था, जिसमें गांधी परिचय से संबंधित वो वीडियो था। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें गांधी जी द्वारा चलाए गए कुछ राष्ट्रवादी स्वदेशी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें जैसे कुछ आंदोलन हो गया गांधी जी का, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह आंदोलन और रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम जो पहला आंदोलन था वह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि 1917 में चलाया गया था। यह आंदोलन किसानों से संबंधित एक आंदोलन था, जिसमें नीले किसानों के साथ जबरन नील की खेती करवाया जाता था गोरे लोगों के द्वारा। ये 3 कठिया प्रणाली पर आधारित एक आंदोलन था, जिसे दूर करने के लिए गांधी जी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताएं। ये क्वेश्चन है मेरा फ्रेंड्स कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताएं। चंपारण के नील उत्पादक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। नीले किसान गोरे जमींदारों के अत्याचार से त्रस्त थे। इन्हीं किसानों में से एक किसान राजकुमार शुक्ल ने किसानों की समस्या से गांधी जी को अवगत कराया। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने वहां के किसानों के साथ मिलकर आंदोलन चलाया और किसानों को राहत पहुंचाई। यही आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है फ्रेंड्स। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यह आंदोलन क्यों चलाया गया था। चंपारण में जो नीले किसान थे, यानी गोरे जमींदार नीले किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। इनसे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। नील की खेती वैसे समय में की जाती थी जिस समय में चंपारण के किसान लोग धान की खेती करते थे। धान की खेती की कमी होने के कारण उनके पास खाने पीने की जो खदानें होती थी, वो खदानों की कमी हो जाती थी, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। और साथ साथ जो भी किसान नील उत्पादन करता था, नील उत्पादन का कीमत भी गोरे लोग लगाता था। जैसे अगर मैं कोई फसल उत्पादन किया तो इस फसल का मैं अपना मन चाहा कीमत रख सकता हूँ, लेकिन चंपारण में वैसा नहीं होता था किसानों के साथ। तो इसलिए वहाँ के किसान इन अंग्रेज़ों से, इन गोरे लोगों से बहुत ही दुखी थे। तो इन्हीं किसानों में से जो एक किसान थे, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने किसानों की समस्या से गांधी जी को अवगत कराया और गांधी जी किसी सिलसिले के माध्यम से चंपारण पहुँचे हुए थे। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में गांधी जी को बताते हैं। उसके बाद गांधी जी चंपारण पहुंचकर उन किसानों के साथ में मिलकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व हुआ। सफल होने के बाद महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह का अर्थ सीधा नील की खेती से संबंधित था, यानी जबरन किसानों से नील की खेती करवाया जाता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी नील की खेती करते करते। क्योंकि जिस खेत में एक बार नील की खेती हो जाती थी तो वे कई वर्षों तक बंजर हो जाते थे। इससे किसानों के पास हर एक चीज़ के, यानी किसानों का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। इसीलिए किसानों ने गांधी जी के साथ मिलकर एक किसान आंदोलन चलाया, जो कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन 1917 ईस्वी को चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आंदोलन जो था 3 कठिया प्रणाली पर आधारित है। जैसे भूमि मापने की कई सारी इकाइयाँ हैं, जैसे हेक्टेयर हो गया, डिसमिल हो गया। तो उसी तरह से कट्ठा भी भूमि नापने की एक इकाई होता है। तो किसानों से मतलब अंग्रेज लोग 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। कि फ्रेंड्स, जैसे अगर कोई किसान 20 कट्ठा, किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन है, तो 20 कट्ठा में से वो किसान 3 हिस्से में, यानी 20 का 3 हिस्से में नील का खेती करना
अनिवार्य कर दिया गया था, इसलिए किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। तो चंपारण के नील उत्पादक किसानों की स्थिति दयनीय होने के कारण था नील की खेती, और चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण यही जबरन नील की खेती करवाना था। इसलिए गांधी जी चंपारण आकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया। गांधी जी का यह पहला आंदोलन था। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ गांधी जी से रिलेटिव मुख्य पॉइंट को और जानेंगे, जो कि MCQ यानी एक नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं स्टार पॉइंट के द्वारा बता देता हूँ। जैसे गांधी जी का कुछ समाचार पत्र थे, जैसे यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादक कौन थे? तो लिखेंगे गांधी जी। यंग इंडिया हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद हरिजन समाचार पत्र, इसका भी संपादक गांधी जी ही थे। यंग इंडिया, हरिजन, इसके संपादक गांधी जी थे। ये कुछ समाचार पत्र है। ठीक, यह यंग इंडिया का संपादक गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के तहत, जब रॉलेट एक्ट आया था उसी समय में, यानी 1919 ईस्वी में संपादन किया था। उसके बाद है हरिजन। ये गांधी जी जात पात में विश्वास नहीं करते थे, यानी अस्पृश्यता का गांधी जी घोर विरोधी थे। गांधी जी कहीं पर ऊंच नीच नहीं देखना चाहते थे, इसलिए दलितों को एक अच्छे नाम से, एक अच्छे शब्द से उच्चारित किया, जो कि हरिजन। तो ये गांधी जी से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछता है क्या, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? उसके बाद गांधी जी की कुछ पुस्तकें भी आती है, जिसमें से गांधी जी का पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक है गांधी जी का। उसके बाद और एक पुस्तक है, वैसे कई पुस्तकें गांधी जी ने लिखी है, लेकिन मैं उन्हीं पुस्तकों को बता रहा हूं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब हम लिखेंगे गांधी जी का जो दूसरा पुस्तक है, हिंद स्वराज। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी की ये पुस्तकें हैं। पहले समाचार पत्र को याद रखिएगा, यंग इंडिया, हरिजन, इसका संपादन गांधी जी ने किया है। और यंग इंडिया का जो संपादन किए थे गांधी जी 1919 ईस्वी में किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और उसके बाद हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तकें हैं। आई होप कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और उनके द्वारा चलाए गए कुछ समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक भी याद हो गया होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं गांधी जी द्वारा चलाए गए और कुछ आंदोलन थे, जिसमें से हम लोग अभी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। हम लोग बात करेंगे रॉलेट एक्ट क्या है। प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट क्या है, या क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? जैसे कि मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट एक कानून था। ठीक है फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट एक कानून था। भारत में बढ़ते क्रांतिकारियों को रोकने के लिए इंग्लैंड से एक कानून बनकर भारत आया, जिसमें सिर्फ शक के आधार पर किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था और गुप्त रूप से उसे सजा दी जाती थी। ऐसे कानून को ही रॉलेट एक्ट कहा गया। भारत में ऐसे कानून को काला कानून भी कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, कि रॉलेट एक्ट कानून जो थे
कि भारत में क्रांतिकारियाँ, जब राष्ट्रवादी आंदोलन बड़े ज़ोरों शोरों पे चल रहा था तो भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी भी बढ़ रहे थे। क्रांतिकारी यानी क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारी यानी जो कुछ नया परिवर्तन लाना चाहता है उसे क्रांतिकारी कहते हैं। यानी भारत में बढ़ते क्रांतिकारियों को रोकने के लिए इंग्लैंड से एक कानून बनकर आया था, जिसमें सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता था। शक हुआ कि ये क्रांतिकारी है तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। सिर्फ शक होने पर, संदेह के आधार पर, संदेह हुआ बस गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता था। यानी इंग्लैंड से ये ऐसा कानून बनकर आया था कि भारत में बढ़ते क्रांतिकारियों को रोकने के लिए, कम करने के लिए इंग्लैंड से एक कानून बनकर आया था, जिसमें सिर्फ संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता था और गुप्त रूप से उसे सज़ा दी जाती थी। इस कानून में कोई वकील, दलील और अपील नहीं था कि जैसे इसमें वकील दलील क्या हो गया कि अगर मान लिया जाए सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया तो जो अगर मान लिया जाए अपराधी है तो वो अपराधी अपना अपराध सिद्ध करने के लिए ना तो कोई अपना वकील चुन सकता था, ना ही कोई अपना सबूत पेश कर सकता था। ऐसे कानून को ही रॉलेट एक्ट यानी काला कानून कहा गया। यानी भारत में बढ़ते क्रांतिकारियों को रोकने के लिए इंग्लैंड से एक कानून बनकर भारत आया था, जिसमें सिर्फ संदेह के आधार पर, शक के आधार पर किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता था और गुप्त रूप से सज़ा दी जाती थी। गुप्त रूप से सज़ा दी जाती थी। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें कोई वकील दलील और अपील की मान्यता नहीं थी। ऐसे कानून को ही रॉलेट एक्ट कहा गया। भारत में भारतवासियों ने ऐसे कानून को काला कानून भी कहते हैं या काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन में इस तरह से पूछे कि किस कानून को काला कानून कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको रॉलेट एक्ट के बारे में भी जानकारी हो गया कि रॉलेट एक्ट क्या है। भारत में बढ़ते क्रांतिकारियों को रोकने के लिए इंग्लैंड से एक कानून बनकर आया था, ठीक, जिसमें सिर्फ संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। उसके बाद उसे गुप्त रूप से सज़ा दी जाती थी। इसी कानून के तहत भारत के दो प्रसिद्ध नेता यानी प्रसिद्ध क्रांतिकारी सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रॉलेट एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता। उसको जेल से छुड़वाने के लिए भारतीय लोगों ने जालियांवाला बाग में, अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन रखा था। इसलिए उस नेता को छुड़वाने चाहता था क्योंकि इस कानून के तहत अगर रॉलेट एक्ट में सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाता था ना तो अपराधी अपना अपराध सिद्ध कर पाता था। इसलिए लोगों ने सोचा कि अगर इस एक्ट के तहत अगर हमारे प्रसिद्ध नेता, फेमस नेता जो गिरफ्तार हुए हैं तो इसको अगर जब तक हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो वे लोग जेल से नहीं छूटेंगे। तो उसको छुड़वाने के लिए, जेल से बाहर निकलवाने के लिए लोगों ने एक शांति सभा का आयोजन रखा था। यही रॉलेट एक्ट के तहत वो दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सतपाल और किचलू गिरफ्तार हुए थे। तो यानी संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था और कोई वकील और दलील की मान्यता नहीं थी। ऐसे कानून को, ऐसे एक्ट को रॉलेट एक्ट कहते हैं। यह एक्ट 1919 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ आगे प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोग दो प्रश्नों को हल कर चुके हैं, रॉलेट एक्ट और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप बताइए। इससे पहले हम लोग दो क्वेश्चन को हल किए हैं। एक था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, दूसरा रॉलेट एक्ट कानून के बारे में। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था।
जो कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। याद, ठीक है फ्रेंड्स, ईस्वी याद रखिएगा। एक नंबरिया में कई बार इसको पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इस बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में एक शांति सभा का आयोजन रखा गया था। इस जनसभा का पता जनरल डायर को लग जाता है। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पूरे बाग को घेर लेता है तथा अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश देता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। इस हत्याकांड को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग थोड़ा विस्तार से जानते हैं आखिर जनसभा का आयोजन रखा क्यों गया था। इससे पहले हम बताए कि रॉलेट एक्ट में डॉक्टर सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, जो कि रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए थे, उनको जेल से बाहर निकलवाने के लिए तो लोगों ने, ये लोग बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, तो लोगों ने सोचा क्या कि इतने बड़े लोकप्रिय नेता को रॉलेट एक्ट के तहत क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसे जेल से बाहर कैसे निकाले। तो लोगों ने उनके गिरफ्तारी के विरोध में एक महाजन सभा का आयोजन रखा था। बैसाखी के दिन यह आयोजन रखा गया था, जिसमें से लगभग उस बाग में लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए थे। तो जिसमें से इस जनसभा का खबर जनरल डायर को लग जाता है, जिसमें जनरल डायर अपने सैनिकों को आदेश देता है क्या कि उस बाग में बैठे जो भी हो सबको मार दिया जाए। तो उसके सैनिक पूरे बाग को घेर कर, ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो अमृतसर बाग था जालियांवाला, वहाँ पे घुसने के लिए मात्र एक ही रास्ता था। तो चारों तरफ एक तरह से किलाबंदी था, चारों तरफ ऊपर से भी चारों जनरल डायर के सैनिक गोलियां बरसा रहे थे और जो मेन गेट था वहाँ पर भी गोलियां बरसा रहे थे। तो जालियांवाला बाग में एक कुआं भी था, जिसमें से गोलियों से बचने के लिए कोई कोई लोग उस कुएं में कूद गए थे। तो एक को देखा कूदते हुए तो दूसरा सोचा क्या कि हम भी उसी में कूद जाए। तो इस तरह से करते करते बहुत सारे लोग कुएं में ही दब के मर गए। तो ये कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस हत्याकांड की जांच करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, इस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी आई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम स्टार में लिख देते हैं। पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था फाइनल एग्जाम में, MCQ में आया हुआ था ये क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो लिख देते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी। यह कमेटी में 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। तो इस कमेटी का उद्देश्य ये था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, क्या जनरल डायर ने उचित करवाया, गोलियां चला के उचित कराया या फिर अनुचित, इसका ही जांच करना एक उद्देश्य था।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी हम लोग जान गए। तो अब अगले चैप्टर में इसी चैप्टर का अगले क्लास में हम लोग जानेंगे खिलाफत आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन के बारे में, दांडी यात्रा के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। आज सिर्फ 3 ही प्रश्नों को हल किए, 3 राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जानकारी